बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसके बारे में लिखिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में when hydrogen d excites from higher orbit to lower orbit, when hydrogen d excites from higher orbit to lower orbit, d excites when hydrogen d excites from higher orbit to lower orbit, it radiates energy in the form of EM wave. From higher orbit to lower orbit, it radiates energy in the form of EM wave, which are called as hydrogen spectrum. मतलब बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है, उसी को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है ना, विच आर कॉल्ड एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इधर देखो बच्चों, इसमें विच आर कॉल्ड एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जैसे मान लो ये दो ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट है N1, एक ऑर्बिट है N2। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन कर रहा है N1 से N2 में जब ट्रांजिशन कर रहा है बेटा तो इसके अंदर से एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ hν। तो जो hν बराबर क्या होगा, hν बराबर होगा जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, ऑर्बिट एनर्जी का डिफरेंस होगा, उतना ही तो एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है ना बेटा, ये जैसे 20 पे समझने के लिए, ये 20 पे है, ये 5 पे है, तो अगर ये जंप करके नीचे आएगा तो 15 एनर्जी बाहर निकलेगा। तो इसी तरह से बेटा hν बराबर क्या हो जाएगा, En2 माइनस En, En2 माइनस En। बच्चों एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रेडबर्ग। तो यहाँ उन्होंने इसका एक फार्मूला दिया था, रेडबर्ग फार्मूला। तो रेडबर्ग फार्मूला क्या है बच्चों, उसी को हम लोग को देखना है। तो इसी को इधर लिखा हूं बेटा, hν को मैं क्या लिख सकता हूँ, hc/λ। आप लोग पढ़ी चुके बेटा, hc/λ लिख सकता हूँ, v बराबर c/λ होता है। अब En2 को मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था बच्चों, लिख सकता हूँ -13.6। अगर ये हाइड्रोजन है तो इसका फार्मूला आता था Z2/n²। तो बेटा इसको अगर Z2/n² तो अभी लिख ले रहा हूं, Z2/n2 का स्क्वायर, Z2 -n2 का स्क्वायर माइनस 13.6 इंटू Z2/n1 का स्क्वायर। बेटा n1 क्या है, वन ऑर्बिट। समझ रहे थे क्या है, देख लो ठीक है। सर ये नीचे क्या बना रहा है, ये कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन नीचे। तो ये ऐसा है, देखो बच्चों कल वाला हिसाब किताब, कल एक फार्मूला बताया था ना, En बराबर क्या होता है, En बराबर होता है -13.6 Z2/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी फार्मूले में एक बार n2 वैल्यू पुट कर दिया है और एक बार n की जगह n1 पुट कर दिया। कल ये फार्मूला बताया था, ठीक है। बेटा इसी को पुट किया है, और यहाँ बेटा इसमें लास्ट में ना एक नंबर से मल्टीप्लाई भी करूंगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसको जूल में बदलने के लिए 1.67 × 10⁻⁹ टू कन्वर्ट जूल में। तो वो जो आंसर आता है किसमें आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों देखो कुल मिला जुला के अगर आप 1/λ निकालोगे और यहाँ से कुछ कॉमन लोगे, क्या कॉमन आ जाएगा, तो एक तो 13.6 कॉमन आ जाएगा, 13.6 कॉमन हो जाएगा, एक बेटा कॉमन हो जाएगा 1.67 × 10⁻⁹ और अंदर क्या बचेगा, Z2 दूसरे साइड लिखूंगा, अंदर Z2 बाहर में लिखूंगा ब्रैकेट के, तो Z2 भी निकल जाएगा। तो बच्चों यहाँ क्या बचेगा, -1/n2², और यहाँ क्या बचेगा +1/n1²। तो इसको ऐसे लिख दिया 1/n1² - 1/n2² ठीक है ना।
ठीक है ना, लिख लिया। अब देखो इसमें ऊपर वाला ये ब्रैकेट के बाद ही करना, मेरे पास जगह नहीं था, ब्रैकेट के बाद करना। अब इसको मैं पूरा सॉल्व किया बच्चों, एक साइंटिस्ट रेडबर्ग थे तो उन्होंने फॉर्मूला दिया 1/λ इक्वल टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये इन्होंने फॉर्मूला दिया। r क्या है यहाँ पे? रेडबर्ग कांस्टेंट। तो देखो बेटा सब कांस्टेंट को सॉल्व करो, जैसे hc की वैल्यू, h की वैल्यू डाल दो, अरे hc भी तो था तो यहाँ पे h इंटू सी भी आएगा, जो इधर वाला hc था इधर आ गया था ना, hc नीचे आएगा ये वाला, तो कहीं जगह हो तो लिख लो। मैं तो जगह बना लूंगा, आप नीचे इंटू hc भी आएगा। हालांकि डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है तो आपको परेशानी नहीं होगी, सिलेबस है इसका, बस क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है सिलेबस में, मतलब फॉर्मूला जानना है और उसके बारे में जानना है बस। ये कैसे आया अब आएगा सिलेबस में, ये लास्ट, हाँ ये लास्ट फॉर्मूला है इंटू जेड भी आएगा। तो बेटा ये सब कांस्टेंट है, 13.6 भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है। तो इन सब कांस्टेंट की जगह r लगा दिया, r को कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, और इस फॉर्मूले को बोलते हैं बेटा रेडबर्ग फार्मूला। ये जो फॉर्मूला है इसका नाम होता है रेडबर्ग फार्मूला। ये इसकी कुछ वैल्यू होती है ना? हाँ बताते हैं, रेडबर्ग फार्मूला, रेडबर्ग फार्मूला। तो ये जो है रेडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है बेटा 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ये इसकी वैल्यू पूरा सॉल्व करके इतना 1.09 into 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ये रेडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला है। हाँ बेटा पूरा ऊपर वाला सॉल्व करके एक नया कांस्टेंट आ गया, इस फॉर्मूले का नाम है रेडबर्ग फॉर्मूला, और ये कांस्टेंट का नाम है रेडबर्ग कांस्टेंट। हमको ये फाइनल वाला फॉर्मूला याद रखना है, केवल फाइनल वाला, और इसमें याद रखना 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। लॉजिक से भी याद रख सकते हो, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस किया जाता है। तो बेटा अगर n1 यहाँ n2 से हमेशा छोटा होगा, तो बेटा n1 जब छोटा होगा तो उसका अपॉन करोगे तो 1/n1 1/n2 से बड़ा होगा, समझ लो ना। इसी तो बड़े में से, वैसे यहाँ मैं माइनस भी तो बाहर ले सकता, तो माइनस क्यों नहीं बाहर लिया? क्योंकि मुझे पता था कि मुझे यहाँ प्लस में n1 लाना, बट समझ लो ना जानबूझ के जैसे कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि पहले n1 रहेगा कि पहले n2, तो याद रखना पहले बड़ा वाला रहता है। वैसे n1 की वैल्यू 2 है, n2 की वैल्यू 4 है, तो 1/2 बड़ा है, 1/4 तो पहले 1/n1 लगेगा, बाद में n2 लगेगा, ठीक है ना, बड़े वाले में से छोटा वाला। ये फार्मूला याद रखना बच्चों, रेडबर्ग कांस्टेंट याद रखना बस। अब इसके बाद क्या बच्चों, इसका अलग अलग नाम दिया गया, स्पेक्ट्रम का अलग अलग नाम दिया गया, जैसे इसमें बोलते हैं बच्चों कि नाम क्या दिया गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अगर हाइड्रोजन के लिए यूज करना है तो जो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, तो जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा। बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अलग अलग नेम दिया गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम टाइप्स दिया गया। बच्चों इसमें अलग अलग स्पेक्ट्रम दिया गया। पहला दिया गया लाइमन स्पेक्ट्रम, लाइमन सीरीज, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज में लाइमन सीरीज में एटम n1 की वैल्यू हमेशा 1 होगी और n2 की वैल्यू 2, 3, 4 so on so forth कुछ भी। अगर ऐसा हो तो उस समय जो सीरीज बनेगी उसे लाइमन सीरीज कहते हैं। उस समय जैसे अगर एटम कहीं से भी 1 में है, चाहे 2 से है डायरेक्ट 1 में, चाहे 4 से है डायरेक्ट 1 में, चाहे 3 से है डायरेक्ट 1 में है, वो सीरीज कौन सा होगा, लाइमन सीरीज, ठीक है ना, लाइमन होगा। इसमें जो रेडिएशन निकलता है बेटा, रेडिएशन निकलता है वो यूवी रेडिएशन, ये भी आपको याद रखना। रेडिएशन कौन सा निकलता है, अल्ट्रा वायलेट,
इसमें जो रेडिएशन निकलता है कौन सा निकलता है? अल्ट्रा। ये भी पूछेगा कि लाइमन सीरीज में रेडिएशन जो निकलता है, जैसे नीचे आएगा तो फोटोन निकलेगा ना, तो फोटोन किस रेंज में निकलेगा? तो अल्ट्रावायलेट लाइमन सीरीज में। बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे है कि लाइमन सीरीज का मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ कितना होगा? लाइमन सीरीज का मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ कितना होगा? तो सुनो बच्चों, एक बार लॉजिक से समझना है इसको। एनर्जी ज्यादा डिफरेंस होगा एनर्जी का। देखो एन की वैल्यू दो पुट कर दी, या तो एक पुट करना है n इक्वल टू इंफिनिटी, n2 इक्वल टू इंफिनिटी, या n2 इक्वल टू 2। तो एक के लिए मिनिमम होगा, एक के लिए मैक्सिमम होगा। अब हमें ये देखना है किसके लिए मैक्सिमम, किसके लिए मिनिमम होगा। तो देखो कॉमन सेंस की बात है, अगर बहुत ऊंचाई से इलेक्ट्रॉन नीचे कूदेगा, तो नीचे अगर बहुत ऊंचाई से कूदेगा तो उसका एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। तो एनर्जी का डिफरेंस जब बहुत ज्यादा होगा तो वेवलेंथ उतना कम होगा। लॉजिक से देखो, भूल जाओगे नहीं एग्जाम में। तो यानी n इक्वल टू जब n2 इक्वल टू इंफिनिटी डालोगे तो लैम्डा क्या निकलेगा? मिनिमम। तो जैसे बोले फाइंड द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, तो उस समय n2 की वैल्यू क्या डाल दोगे? इंफिनिटी। नहीं समझ में आया? सुनो बेटा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है, जैसे नीचे गिर रहा तो क्या होता है? एनर्जी तो निकल रही थी, जितना एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा उतना h की वैल्यू लैम्डा ज्यादा होगा। एनर्जी बराबर h की वैल्यू लैम्डा कर रहा हूं ना, तो ये अगर ज्यादा होगा तो ये कम होगा। अच्छा, इनवर्स रिलेशन है ना। तो अगर बहुत ऊंचाई से जंप करेगा तो एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, तो लैम्डा कम होगा। यानी लैम्डा उस स्थिति में क्या होगा? मिनिमम। तो लैम्डा जब मिनिमम निकालना है तो n2 को क्या कर देना? इंफिनिटी। और बच्चों जब बहुत पास से जंप करेगा तो एनर्जी का चेंज बहुत कम होगा, तो उस समय लैम्डा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो आप देखो बच्चों, इसमें अगर क्वेश्चन पूछेगा कभी कभी कि फाइंड द रेशियो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो मिनिमम वेवलेंथ आएगा कितना? अगर मिनिमम वेवलेंथ की बात करें बच्चों तो आएगा कितना? r into 1 upon n1, n1 के रूप लिखते हैं इसकी 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर। 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है? 0। तो इसका मिनिमम वेवलेंथ किसके बराबर होगा? r। समझ आया नहीं? अरे मैं तरीका बता रहा हूं, तुम खुद कर लोगे इसके बाद अगले वाले। अब देखो मैक्सिमम निकालना है बेटा, मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करोगे? r into 1 अपॉन, यहाँ तो 1 का स्क्वायर होगा माइनस 2, यहाँ भी अगला वाला डाल दो तो कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4। तो लैम्डा मैक्स कितना होगा? लैम्डा मैक्स निकालने के लिए 1 by 1 होना चाहिए क्या? यहाँ पर 1 by आदमी होना चाहिए। मैंने सही है 1 by लैम्डा है ना वो तो। अरे हाँ, ये 1 by लैम्डा मिन निकला है, सही बोल रहे हो। 1 by लैम्डा मिन निकला है, तो लैम्डा मिन कितना आएगा? 1 by ठीक है, लैम्डा मिन आएगा 1 by। सही सही, मैंने लैम्डा लिख दिया था, एकदम सही। अब यहाँ 1 by लैम्डा हो, बिल्कुल यहाँ 1 by लैम्डा हो, तो 1 by लैम्डा इक्वल टू 1 by लैम्डा मैक्स इक्वल टू r अपॉन, अब कर लो बच्चों 3 by 4, तो ये उल्टा जाएगा तो हो जाएगा लैम्डा मैक्स इक्वल टू 3r by 4 होगा, तो 3r by 4 का हो जाएगा 4 अपॉन 3r। ये इसका मैक्सिमम वेवलेंथ। देखो रटना नहीं, कुछ भी रटना नहीं, बस याद रखो मिनिमम में क्या, और ये भी मत याद रखो मिनिमम में क्या डालना। बस ये याद रखो कि ज्यादा जंप मारेगा तो लैम्डा मिनिमम होगा। तो दो वैल्यू पुट करना, या तो एक इंफिनिटी और एक अगला वाला, एक अगला वाला, ठीक ना। तो इंफिनिटी पुट करो तो ज्यादा चेंज आएगा, लैम्डा मिनिमम होगा। मैक्सिमम चाहिए तो ये
ये जल्दी करो। लाइवन में याद रखना बच्चों क्या निकलता है, अल्ट्रावायलेट निकलता है। ये भी याद रखना है, पूछा जाएगा क्वेश्चन में डायरेक्ट, अल्ट्रावायलेट निकलता है, ठीक है ना। लाइवन में अल्ट्रावायलेट, लाइवन में अल्ट्रावायलेट। अरे बस वो करना है, डायरेक्ट n2 के लिए 4 पुट करोगे, 2 स्क्वायर पुट करोगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या हुआ, बामर, बामर सीरीज। हाँ तो साइड बामर, बामर। तो बच्चों बामर में n1 इक्वल टू 2 होगा और n2 इक्वल टू 3 4 5 6। बच्चों यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद रखिए इसका रेडिएशन जो होगा इसके अंदर क्या निकलेगा, तो विजिबल लाइट। एकमात्र ऐसी सीरीज जो विजिबल लाइट जिसके अंदर निकलता है, तो बोलेगा विच सीरीज इज विजिबल टू अस, तो केवल बामर सीरीज इज विजिबल, इसमें विजिबल लाइट एमिट करती है। हाँ इसमें विजिबल लाइट मतलब आप देख सकते हैं, बाकी किसी सीरीज में विजिबल नहीं होता है बच्चों। इसमें भी वही बात, तो मुझे खुद बता दो लैम्डा मैक्स के लिए क्या करूं, लैम्डा मैक्स के लिए n1 तो फिक्स है, n2 की वैल्यू बताओ 3, n2 की वैल्यू 3 और अब जो वैल्यू है देख लेना, उसकी जरूरत नहीं बार-बार सॉल्व करनी, बस ध्यान देना कि मैक्सिमम। अब जैसे क्वेश्चन क्या बोलेगा कि फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम ऑफ बामर सीरीज टू द मिनिमम ऑफ लाइमन सीरीज, ऐसे मिला के पूछेगा तो परेशान मत होना। लाइमन देख लेना, लाइमन का मिनिमम इसका मैक्सिमम आर के टर्म में निकाल के सॉल्व करना, ठीक है। लाइमन बामर हां 500 राइट। इसके बाद भी बहुत अच्छे हम भी में पढ़ाया जाता है, 5 पढ़ाया जाता है। बस याद रखना है विजिबल लिखता है बच्चों, बामर इधर लिख रहा है, तुम्हें सब अब खुद पता है, बस मुझे एक चीज बस बताना है, पार्शियल सीरीज बेटा खुद पता है आपको, n1 की वैल्यू 3 होगी, n2 की वैल्यू 4, 5, 6 और 4। बच्चों इसमें निकलता है आगे वाले जितने भी हैं सब में इंफ्रारेड, सब में इंफ्रारेड, आगे वाले जितने भी हैं सब में इंफ्रारेड। अब आगे जितने भी, अब रेडिएशन में नहीं पूछा, 3 का याद रखना है, बाकी सब में इंफ्रारेड, 2 का याद रखना बस 2 का, तीसरे के बाद सब इंफ्रारेड। बच्चों लैम्डा मैक्स आपको पता है, ये हम लेकिन बस बता देते हैं लैम्डा मैक्स के लिए n2 की वैल्यू 4 डालना और n2 की वैल्यू, अब बस में नाम बताऊंगा तुम n1 और लैम्डा बस में नाम ब्रैकेट सीरीज। अब तुम जानते हो सब किसका क्या पुट करना है देखना, उसके बाद होता है ई फॉर्म, बस सेम n1 4 n2 5 6 7 मैक्सिमम के लिए मिनिमम के लिए क्या बस नाम याद रखो, और सब में इंफ्रारेड है। अब तो आगे का सवाल सब में इंफ्रारेड, आगे वाले सब बस लिख लेना, इक्वेशन याद रखना आगे इंफ्रारेड बस। इसमें एक फार्मूला तो हमें इंफ्रारेड करना है, दिमाग का डाउट नहीं एक्सपेरिमेंटल बेटा रीजन है हमारे पास, क्योंकि जो एनर्जी का डिफरेंस होता है ना उससे हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ आता है ना वो इंफ्रारेड रीजन से कोइंसाइड, वो इनका रीजन है, क्योंकि वो एनर्जी का डिफरेंस ही ऐसा आता है कि जो वेवलेंथ निकलता है वो इंफ्रारेड रीजन सबका रीजन, ये सब एक्सपेरिमेंटल रीजन सभी लिखा है, मतलब थ्योरेटिकली भी इनको प्रूफ किया है। जरा ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस निकाल के लैम्डा निकाल के टेबल से मैच कर दिया जाए, तो टेबल से जब मैच करेगा तो इंफ्रारेड आएगा। 10 टू पावर 3 नैनोमीटर से लेके 10 टू पावर -3 नैनोमीटर,
अरे इसलिए कौन से वेवलेंथ के नाम लिखो। हाँ यार वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूजेस बताओ। देखो 3 चीज आता है, यूजेस, प्रोडक्शन, एप्लीकेशन, तीनों आता है। 3 नंबर वो आता है ईएम में से 3 ही नंबर का क्वेश्चन ही आता है और सारा क्वेश्चन एक टेबल से आता है। इसी से देख रहा है 3 नंबर का टेबल आता है तो एसी में आराम से। ठीक है, हो गया। ठीक है, चलो बच्चों अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। हालांकि de Broglie का हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस है, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ इसे। सिलेबस में नहीं लिखा है लेकिन बता दे रहा हूँ। बाद में बताना सब। नहीं मैं देख लूंगा, अरे क्या पता लेटेस्ट ही है वैसे सिलेबस में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का भी क्वालिटेटिव स्टडी, इन्होंने क्वालिटेटिव स्टडी बता दिया। चैप्टर खत्म हो गया। देखो सिलेबस क्या है बताता हूँ। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो दोनों का लास्ट क्लास में। अब हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली, बस खत्म। बस ये लिखा है, खत्म हो गया। 5 हां लिमिटेशन क्या है किसके गिल बोर्ड के लिख लो। लिमिटेशन वैसे इसमें लिखा नहीं है लेकिन फिर भी लिखो। ये कई जगह पूछ रहे हैं। हाँ लिख लो लिमिटेशन लिखो। इसके रदरफोर्ड में रदरफोर्ड में तो बता नहीं इसके नील बोर्ड लिमिटेशन ऑफ फोर्स मॉडल, लिमिटेशन ऑफ फोर्स मॉडल। हो गया लिमिटेशन ऑफ फोर्स मॉडल। इनके 2 लिमिटेशन है बेटा। पहला लिमिटेशन it is only valid for single electron species. It is only valid for single electron species. बच्चों ये केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस हो गया, बेरिलियम प्लस हो गया, बेरिलियम प्लस 2 हो गया, लिथियम प्लस 2 हो गया, केवल इनके लिए वैलिड है। ठीक है ना। तो पहला इनका ड्रॉबैक ये है। एग्जांपल क्या होगा, जैसे एग्जांपल बच्चों इसका हाइड्रोजन हो गया, फिर उसका लिथियम हो गया, लिथियम प्लस हो गया, बेरिलियम प्लस 2 हो गया, इन सब स्पीसीज के लिए वैलिड। ठीक है, सिंगल जिसमें एकमात्र इलेक्ट्रॉन बचता हो। ठीक है। दूसरा ड्रॉबैक इनका बेटा, दूसरा ड्रॉबैक, he could not explain Zeeman effect and star effect केमिस्ट्री में है ना, बिल्कुल बढ़िया। Zeeman effect and star बच्चों Zeeman effect नीचे एक लाइन में लिखेगा, Zeeman effect हाँ, ब्रेकिंग ऑफ फील्ड लाइंस, ब्रेकिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। नहीं जीवन इफेक्ट है, इसी में जीवन इफेक्ट बता रहा ना। ब्रेकिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, ब्रेकिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड। स्टार इफेक्ट में लिख लेना, बच्चों ब्रेकिंग ऑफ
स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक, बस ये दो इनका लिमिटेशन। अब और भी अगर लिखना चाहोगे लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, लाइंस मतलब जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो ब्रेक हो गया, उसी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो भी ब्रेक हो गया। क्यों ब्रेक हुआ ये एक्सप्लेन नहीं, ठीक है ना, ये दोनों एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है ना। और बच्चों इसमें तीसरा ये भी देखो, कितने हैं? बस तीसरा लास्ट, ये दो ही होते हैं लेकिन एक और बता दें। एक था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो ये उसपे भी जैसे इन्होंने क्या दिया था, पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ बता दिया था, हाइजेनबर्ग करते दोनों एक साथ बताया नहीं जा सकता। ये दोनों बताया नहीं, इन्होंने बता दिया था। इन्होंने रेडियस का भी फार्मूला बना दिया, वेलोसिटी का भी फार्मूला बता दिया, तो इन्होंने बोला ऐसा संभव नहीं है, हाइजेनबर्ग ने कहा। तो हाइजेनबर्ग के लिए ही कुड नॉट be consistent, it could not be consistent with Heisenberg, it could not be consistent with Heisenberg uncertainty principle with Heisenberg consistent मतलब उसको साथ नहीं होता है, consistent with Heisenberg uncertainty principle, Heisenberg uncertainty ये इसके साथ कंसिस्टेंट नहीं है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल could not get consistent with हाइजेनबर्ग। ये तीन बहुत है, ठीक है ना, ये तीन इनके मेजर प्रॉब्लम, ठीक है। अब इससे मैं जो कुछ चीजें और बताना चाहता हूं, जैसे कभी क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जैसे एग्जांपल देता हूं, तीन एक इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे ऑर्डर में, मतलब इलेक्ट्रॉन जंप करके n = 3 में चला गया, और चलिए n = 1 है, ये n = 2 है, ये n = 3 है, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके 3 में चला गया। तो अब क्वेश्चन होता है कि नंबर ऑफ रेडिएशन क्या होगा, कि फाइंड द नंबर ऑफ रेडिएशन फॉर दिस ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन नीचे आया, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन नीचे कैसे कैसे आ सकता है, डायरेक्ट इस पे आ सकता है पहले, तो एक रेडिएशन निकलेगा, या तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट इस पे आ सकता है, दो रेडिएशन, और एक जब इस पे आया तो इसका नीचे भी तो आएगा, तीन रेडिएशन, इसके 3 आएगा। ऐसे अगर 4 हो, 1 2 3 4, अब पॉसिबिलिटी देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन के पास एक चॉइस इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, 3 हो गया, एक इसमें से इसमें आ जाए, 4 हो गया, फिर इसका डायरेक्ट एक इसमें आ जाए, 5 हो गया, एक और होगा, एक इधर यहाँ पहुंच गया तो यहाँ से नीचे एक और होगा, सेकंड से लेके नीचे। अब देखो नंबर 4 में 6 हो गया, अब अगर 5 हो फिर 7 नहीं होगा, 5 होगा तब मतलब बढ़ता जा रहा है ना, बढ़ता जा रहा है वैसे मान। अब देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसका फॉर्मूला है, क्या बच्चों, n2 माइनस n1 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है ना, नंबर n का फॉर्मूला क्या होगा, तो n2 माइनस n1 इनटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। हम बना के बना नहीं होगा, कभी दिक्कत हो गई 4 5 6 दे देगा तब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, अरे न्यूमेरिकल आता है ऐसे होता है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितने बनते हैं, अरे देख लेते हैं इसे, क्या बोला है, 4 बोला है ना, 4 5 का बोला है, 5 का, तो 5 के 5 से 1 मिलाना है ना, लास्ट में 1 मिलाना है ना, तो 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 1 प्लस 1 बटे 2, तो कितना रहेगा 4 इंटू 5 बटे 2, 2 से इसको काट कितना आएगा 10 आएगा, 5 से 10 आएगा। तो ये देखो 3 पे आ 3 4 पे सही आ रही है, 4 को नीचे भी जोड़ा था ना, चेक तो कर लेते हैं, सही आ रहा है 3 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 1 प्लस 1
बटे 2 तो क्या होगा 3 गुणे 4 बटे 2 तो 2 से 2 गया 6 डायरेक्ट फॉर्मूला है n2 minus n1 upon n2 minus n2 वही लेंगे ना n2 जो सबसे ऊपर वाला है अगर टोटल नंबर नहीं n बेटा टोटल है n2 क्या है जहां से शुरू हुआ है ठीक है जहां पे वो अभी है और n1 क्या है जहां पे वो लास्ट में जाना चाहता है जैसे मैं n1 हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम 1 होगा लेकिन कभी कभी ऐसा बोल सकता है एग्जामिनर फंसाने के लिए कि 5 से 2 आने में कितने फील्ड लाइंस निकले इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला बनाया नहीं तो मैं डायरेक्ट 1 वाला भी बनवा सकता था लेकिन जैसे पूछता कि 5 से 2 में ही आ रहा है अब बताओ तो तुम डायरेक्ट 5 डाल देना n2 की वैल्यू और n1 की वैल्यू 2 डाल देना 2 डाल दो तो इस तरह कुछ भी पूछे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स ठीक एक और फार्मूला बताता हूं फार्मूला बस ताकि अपन न्यूमेरिकल आसान हो बच्चों देखो एक और फार्मूला इसमें बस ऐसे स्टार्ट करो जैसे अभी आपको ये फार्मूला hc बाई लैम्डा ये फार्मूला कैलकुलेट करने में ना बहुत आपको टाइम लग जाएगा एनर्जी कैलकुलेट और फिर एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना पड़ेगा क्योंकि सारा डेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा तो तुम पहले जूल में निकालोगे फिर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे बहुत दिक्कत होगा तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला हम इसके लिए फार्मूला सब कुछ सॉल्व लागू करके आता है 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन सब कुछ सॉल्व वालों करके ये इसी में लिख लेंगे बस इसी में लिख लो बस ये ध्यान रखना कि तुम्हें लैम्डा नीचे किसमें पुट करना है नैनोमीटर अगर एंगस्ट्रॉम में दिया हो तो नैनोमीटर में ही पुट करना ज्यादातर लैम्डा नैनोमीटर में ही दिया जाता है और आंसर इलेक्ट्रॉन तो लैम्डा आपको नैनोमीटर में पुट करना है 1240 अपॉन लैम्डा ताकि तुम नहीं कर पाओगे बहुत टाइम लग जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट बोर्ड में लाओगे बोर्ड में एकदम नहीं लाओगे तुम डायरेक्ट लिख के ये नहीं देना अरे कोई भी टीचर होगा उससे करता है कितना टाइम वेस्ट होगा उससे ये याद ही रहना चाहिए तो उसमें जैसे आपको बताया ना एक क्या तरीका बता रहा 12.27 अपॉन रूट b जब वेवलेंथ की बारी आई थी तो ब्रॉडली लगना डुअल नेचर होता है अब सब करके ना डेटा तो बर्बाद हो जाएंगे इसीलिए ऐसा करना अब एक और बात याद रखना हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट का ये लर्न करने के लिए कुछ बातें बता जिससे न्यूमेरिकल फास्ट होता है वो जो हाइड्रोजन का फार्मूला होता है एनर्जी का फार्मूला क्या था -13.6 z² बाई n स्क्वायर होता है ना तो हाइड्रोजन है तो 1 हो जाएगा z तो एनर्जी का फार्मूला क्या था -13.6 अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चों तो पहले ऑर्बिट का एनर्जी कितना होगा n1 का एनर्जी कितना होगा 13.6 -13.6 इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट का एनर्जी कितना होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट का एनर्जी कितना होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन दूसरे का कितना होगा तो -13.6 बाई 4 करो कैलकुलेटर निकालो मोबाइल में करो -13.6 बाई 4 -3.4 बाई 4 लेकिन कर लो देखो माइनस ये याद रहना चाहिए मैं क्यों बोल रहा हूं आपसे क्या बोलेगा इतने वेवलेंथ का लाइट गिरा इलेक्ट्रॉन के एटम के ऊपर तो बताओ इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में जाएगा अब तुम पाओगे देखो मैं क्या करूंगा यहां से इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालूंगा और ये देखूंगा कि मान लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो भी आया मैं ये देखूंगा किस डिफरेंस वो मैच कर रहा है किस डिफरेंस में जाएगा 3.4 आया ना -3.4 n की वैल्यू 3 रखो -0.85 आना चाहिए चेक करना जरा मतलब 9 रखना -13.6 बाई 9 -13.6 बाई 9 0.85 ना -13.6 बाई 9 रखो 0.85 ना 1.5 अच्छा 1.12 -1.5 चेक करो 1.51 ना अरे याद रखना 1.51 इलेक्ट्रॉन 3-4 ऑर्बिट पे याद रखना 4 का कितना आया 5 का याद रखो 4 का कितना आया 16 का -13.6 ये आएगा 0.85 इससे अब उसका रखो 25 और बस 0.54 0.54 ना एक मेरे से भूल गया -0.5 बच्चों डायरेक्ट याद रखना ऐसे -13.6 ऐसे अनुमान में आएगा -13.6 होता है दूसरे का होता है
3.4, तीसरा होता है 1.5, चौथा आता है 0.85 माइनस फिर 0.5। देखो सवाल क्या है, सवाल बोलेगा कि इसका इतना वेवलेंथ का लाइट गिरा है और इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है, तो बताओ फिर जब वो वापस आएगा तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी। तो सब क्वेश्चन नहीं मिला दिया। तो अब तुम क्या करोगे, देखोगे वेवलेंथ देगा तो उसे ये आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। मान लो 12 के लगभग, तो 12 के लगभग आएगा तो मेरे को जिधर याद है तो मैं देखूं 12 के लगभग का डिफरेंस कहां है, तो मुझे समझ में आएगा कि यहाँ है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां जाएगा, 12 के लगभग का डिफरेंस और यहाँ आएगा 0.8, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पे जाएगा 4 पे। ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसलिए याद रहना चाहिए आपको, ठीक है ना। ठीक है ना, अब इसे बस हम न्यूमेरिकल करना है, खत्म। मुझे लास्ट का पेपर डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस करना है, ठीक, थोड़ा सा देखो डी ब्रॉगली ने भी इसको प्रूफ किया था। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से हाइपोथेसिस फॉर इसमें क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन इनसाइड हेडिंग क्या है वही हेडिंग डालो, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस फॉर ऑर्बिट, क्या ऐसा डालो स्पेसिफिक ऑर्बिट। इनसाइड जो डी ब्रॉगली ने प्रूफ किया था किस ऑर्बिट के लिए, क्या हेडिंग बता देना, डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर सेकंड पॉसिबिलिटी ऑफ क्वांटाइजेशन। डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर सेकंड पॉसिबिलिटी ऑफ क्वांटाइजेशन और बोहर सेकंड पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी का MdR इक्वल टू NH/2 पाई था, बता ना सेकंड पॉसिबिलिटी। तो बच्चों बोहर का सेकंड पॉसिबिलिटी ये वाला था MdR इक्वल टू NH/2। इसको देखो डी ब्रॉगली ने वेरीफाई किया, ठीक है। कैसे वेरीफाई किया था, तो उन्होंने बताया कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है और वो अगर स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है, ये वेव जो है ना इस ऑर्बिट में फंस जाता है। वेव इस ऑर्बिट में फंस जाता है, फंसता कैसे, मतलब थोड़ा सा वेव है, ठीक है ना। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब एक वेव का लेंथ कितना होता है, जैसे साइन की एक वेव है, इसका लेंथ कितना होता है लैम्डा, तो वेव तभी बाहर नहीं निकलेगी जब ये 2 पाई r जो है, ये जो r 2 पाई r है वो l लैम्डा के बराबर है। जैसे एग्जांपल जो एक वेव का लेंथ है 2 मीटर और पूरा 2 पाई r है 8 मीटर, तो 4 वेव इसके अंदर आ जाएंगे, 4 वेव आ जाएंगे ना, तो ये बाहर अब नहीं निकलेगा। लेकिन अगर मान लो 3.5 वेव आया तो ये वेव जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो इनका ये कहना है कि बाहर इसलिए नहीं निकलती है क्योंकि इनका जो ऑर्बिट का लेंथ है वो वेव के वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ऐसा इन्होंने कहा कि वेव के वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, तभी जैसे पूरा का पूरा वेव इसके अंदर फिट हो जाए। जैसे मतलब 3.5 था, आधा वेव बाहर रहता था कि नहीं, तो पूरी वेव निकल जाती, तो रेडिएशन होता। लेकिन अगर इसका जितना लंबा है उसमें पूरा वेव फिट हो जाए तो ये बाहर नहीं निकलेगा। अब देखो अब यहां से कुछ नहीं करना है, 2 पाई r इक्वल टू n लैम्डा, लैम्डा बराबर क्या होता है h/mv। बच्चों याद रखो डी ब्रॉगली का थ्योरम, h/mv, यहां h/mv लो, mv को इधर भेज दो, 2 पाई को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा mvr इक्वल टू nh/2 पाई। ये डायग्राम बना लेना बार कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है, बस ये याद रखना 2 पाई r इक्वल टू n लैम्डा, बस बेटा प्रूफ बोलेगा ना तो बस एक्सप्लेनेशन में लिख देना कि 2 पाई r मतलब, और 2 पाई r क्या है, इसका ऑर्बिट का रेडियस, ऑर्बिट का पेरीमीटर है, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली द पेरीमीटर ऑफ द ऑर्बिट शुड बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, और उसे वैसे सॉल्व कर देना। लैम्डा के लिए कोई एप्ली कर देना, बस याद रखना mvr इक्वल टू 2 पाई r, बस खत्म हो गया। चैप्टर समाप्त, सिलेबस समाप्त, सिलेबस खत्म हो गया। अभी तक पढ़ाएंगे और 2 क्वेश्चन देख के लिखोगे 2 पाई r इक्वल टू n लैम्डा लिखो तुम लोग।
ये वाला डायग्राम हमारी टू डायग्राम मुझे देखना मेरे पूरा फिट आ जाए ऐसा ही बनाना। लिख लेना ऊपर स्टार लगा देना नॉट इन करंट सीबीएसई सिलेबस तुम तो अच्छा अगर लिख लेना मतलब तुम बहुत इमोशनल मत होना नेक्स्ट टाइम तो भूले भटके आ गया तो आ गया क्या देखिए ऐसा उसका मन बन गया कि अंदर का आर्ग्यू करने लगे कि तो बच्चों ने तो डुअल नेचर में पढ़ा ही है इसलिए बस बता देना ठीक है एक दिन मिलकर करेंगे फिर बस ज्यादा नहीं पसंद करेंगे एक तो अच्छा होगा वही कराएंगे फिर छोड़ देंगे। अरे उत्सव कहाँ चला गया वो ध्यान नहीं मेरी भाई तुम्हारे बोला था इसलिए आप कोई छुट्टी नहीं था मैं कहता हूँ देखो ये कराएंगे कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बार्बर सीरीज कर लोगे नहीं कराएंगे इन विच अदर रीजन किस रीजन में पड़ेगा तो बता दोगे विजिबल में पड़ेगा ना बार्बर विजिबल नहीं कराएंगे अरे एनर्जी लेवल डायग्राम दे रखा है तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं दे रखा है ठीक है ना दे रखा है बोला है कि किसमें 107 नैनोमीटर का वेवलेंथ देना है तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेगी which spectral which by doing the necessary which transition correspond to the wavelength बोल रहा है बेटा इतना वेवलेंथ कौन से ट्रांजिशन से निकलेगा मतलब इसमें ट्रांजिशन दे रखा है ए बी सी डी मतलब एक इलेक्ट्रॉन ए वाला ट्रांजिशन देखो ऊपर से नीचे आ रहा है बी वाले में भी आ रहा है सी वाले में भी आ रहा है डी वाले तो उससे बोल रहा है कि कौन से ट्रांजिशन में ये वेवलेंथ निकलेगी अब सुनो इसका कैसे तो तुम लोग अभी जो फार्मूला बताते हैं 1240 अपॉन कर दो कैलकुलेट से बाद में कर रहे हैं 1240 अपॉन लैम्डा नैनोमीटर हां लैम्डा इधर तो नैनोमीटर में तो लैम्डा दे ही रखा है तो करो कैलकुलेटर से कोई कैलकुलेटर निकालो 102.7 जल्दी करो 104 फटाफट कर लेते हैं 1240 अपॉन 102.7 10.27 कितना है कितना मल्टीप्लाई अरे मल्टीप्लाई बाय 1240 डिवाइडेड बाय 102.7 12.07 12 यानी 12.0 अभी जो क्वेश्चन में बता रहा हूं मुझे कोई आता 12.07 ठीक है ना 12.07 मेरे को लग रहा है डी वाला ट्रांजिशन बनेगा डी वाला अगर माइनस करोगे तो कितना 11. देखो 12 कितना है 12 सही क्यों 12.07 तो 12.07 एक काम करो ना -13.6 में 12.07 ऐड करो देखो अभी से क्या होगा देखो एक -13.6 में अगर 12.0 से ऐड करूंगा अब जो आएगा इन ऑर्बिट का एनर्जी देगा देखो ऐसे एक तो कॉमन सेंस की बात है तुम देख लो कि भाई जो आया है किस डिफरेंस से मैच करता है अरे भैया तुम नहीं समझे बात -13.6 में -13.6 में 12.6 चलो देखो एक बार देखो दो पॉसिबिलिटी हो सकती थी इसका आंसर एकदम साफ है एक तो कितना है -3.6
इधर नहीं करने की जरूरत है, डायरेक्ट बता दे रहा हूँ 1.53 डी वाला ट्रांजिशन बेटा 1.53 आया ना। अरे देखो दिमाग में बोझ मत डालो, अरे तुमको बस ये देखना है ना कि हमारे पास एक वेवलेंथ एक एनर्जी निकली है, अब वो एनर्जी डिफरेंस ऑफ ऑर्बिट के बराबर होगी, तो तुम्हें ये देखना कि वो डिफरेंस ऑफ ऑर्बिट किसके बराबर है, कौन से वाले में वो डिफरेंस आएगा। तो इसमें देखो इन दोनों में चांस ही नहीं, क्योंकि इनका डिफरेंस तो 0.7 समथिंग आएगा, इन दोनों में चांस है 1.5 वोल्ट के लगभग 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, चांस ही नहीं। चांस इसमें चांस है क्योंकि इसका 12 के लगभग आ सकता है। देखो अगर उसने ऊपर वाला से डायरेक्ट नीचे किया तब हम भयंकर कंफ्यूजन में होते, क्योंकि तब भाई 1.5 माइनस 13.6 है और एक बार माइनस 0.85 माइनस, तब हम कंफ्यूज। लेकिन एग्जामिनर डबल सेट करते समय वो वाला दिया ही नहीं, तो डायरेक्ट को बताना देता है इसका आंसर क्या होगा डी होगा। प्रोसेस समझ आया। वेवलेंथ नैनोमीटर में देखा, क्वेश्चन क्या हो रहा है, इतना वेवलेंथ का रेडिएशन बाहर निकल रहा है, तो इससे हम उस जो बाहर निकल रहा है उस रेडिएशन का एनर्जी निकाल सकते हैं। तो वो जो रेडिएशन का एनर्जी है वो डिफरेंस ऑफ ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर है। तो कौन सा ट्रांजिशन से आएगा निकाल सकते हैं। एक आध और देखो, छोटा छोटा बात है इसलिए ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, बस खत्म हो गया। देख लो सॉल्व वाला नहीं करेंगे, देख लो एक बार। एक मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन है इतने वेवलेंथ, इतना वेवलेंथ है इसका, तो बच्चों ये एंगस्ट्रॉम में दिया है, इसको किसको बताना पड़ेगा नैनोमीटर में। ये कितना है 10⁻⁻, यही है एग्जैक्टली अरे यार मैं तो देखो ये रख के रखा हुआ मैंने कहा, तुम्हें पता है जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन मैंने रखा है ना वो बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो 975 एंगस्ट्रॉम है ना, इसको नैनोमीटर में, तो नैनोमीटर बदल लोगे, एंगस्ट्रॉम में गया 10⁻10, तो 10⁻10 को 10⁻9 बनाना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 10 से डिवाइड करोगे तो इससे क्या हो जाएगा 97.5 नैनोमीटर। समझ रहे हो नहीं क्या किया बेटा, ये आया 975 into 10⁻⁻10, तो 10⁻⁻10 को मुझे 10⁻⁻9 बनाना है, तो मुझे 10 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, -10 तो मल्टीप्लाई किया, तो बेटा 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 से इधर डिवाइड करो तो 97.5 है। तो अब फार्मूला यूज करना 1240 अपॉन 97.5। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा लेकिन फिर भी अप्रॉक्सीमेट। अब ये बोल रहा है ग्राउंड से हायर स्टेट लेके जाएगा तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल, तो तुम बस ये पता कर लेना कि जाएगा कितना। इसके लिए देखो तुम्हें बताया ना वो याद रहना चाहिए एनर्जी की वैल्यू किस एम की क्या है, तो ऐसे डायरेक्ट -13.6 -3.4 -1.51 -0.85 -0.5 इतना याद रहना चाहिए। अब देखो इसको निकालो क्रिस्टल जी कैलकुलेट फटाफट 1240 देखो डिवाइडेड बाय 97.5 बच्चों 12.7। अब देखो तुम्हें अगर कंफ्यूजन हो ना तो तुम इसमें डायरेक्ट क्या करो -13.6 ऐड करो, तो इसे डायरेक्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकलेगी तो जज करने में आसान होगा। तो मैं -13.6 लिख दे रहा हूं, तो -13.6 अगर मैं लिखूंगा तो इसे अगर -0.8 तो 0.85 किसका है, किस नंबर का 4 का, n4 में जाएगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितना होगा 4 - 1 into 4 - 1 plus 1 by 2 और 3 into 4 into upon 2 कैंसिल हुआ 6 इज द आंसर। और इसमें से कौन सा ट्रांजिशन सबसे ज्यादा बड़ा वेवलेंथ देगा, तो जिसको जंप सबसे भयंकर होगा, तो 4 में है तो इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ क्या बोला है मैक्सिमम चाहिए, तो जिसमें जंप सबसे मिनिमम होगा, तो जंप मिनिमम सबसे कम होगा, जब 1 में आना है ना 2 से आएगा। अरे समझ रहे हो ना, बोला कि इसमें बहुत कितने ट्रांजिशन मिलेंगे 6, तो उन 6 ट्रांजिशन में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका, सबसे ज्यादा वेवलेंथ नहीं, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा 4 से 3 का, 4 से 3 का। क्यों, क्योंकि उनका डिफरेंस सबसे मिनिमम आएगा, पहचानो ना। अरे 4 वाला क्या था 0.85 और 3 वाला क्या था -1.5 है, तो ये सबसे डिफरेंस इन्हीं का तो कम आएगा। मैं गलती से कर रहा था लास्ट वाला,
लास्ट वाले में तो 3.4 और 13.6 है, अच्छा खासा डिफरेंस है। तो जिसमें एनर्जी का डिफरेंस मिनिमम होगा वो मैक्सिमम। और सर और N4 में कितना था? तो एक चीज उसकी N2 वजह से 4 लेगी, 4 स्पेक्ट्रल लाइन N4 आया। हाँ और हम हमेशा N1 1 लेके लेकिन गिवन ना हो कुछ। हाँ ठीक है। गिवन नहीं है बेटा, तो N11 आपके पूरे बोर्ड में N11 है गिवन। या जबरदस्ती वो कह दे, मान लो पेपर बहुत हार्ड बना कि 2 तक आने में बता, तो ठीक है, नहीं बोले N11। अब उससे बोलना कि सबसे मैक्सिमम किस में आएगा, तो तुम चूज करना कि जब 4 से 3 में आ जाए तो एनर्जी डिफरेंस कितना है, तो सबसे कम 4 से 3 वाले में होगा, तो उसमें वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। जिसमें एनर्जी डिफरेंस मिनिमम उसमें वेवलेंथ मैक्सिमम है। तो अब अगर मिनिमम बोला होगा तो क्या करता है, 4 से 1 वाला चुनता कि जब 4 से 1 में जब मारेगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस, तो उसमें वेवलेंथ क्या आएगा, सबसे मिनिमम आएगा। समझ में आ रहा है? सर 5 और 4 में भी तो हाँ 5 से 4 तो बेटा ये 4 तक तो पहुंच ही रहा है। इसका आर्बिट क्या है, 0.8 से 4 तक ही पहुंच रहा है ना, 5 तक तो जा ही नहीं रहा, 5 से 4 तक। बस एक लास्ट, ये लास्ट कुछ नहीं करना है इसमें। ग्राउंड स्टेट बोला -13.6 अपने को पता है। सेकेंड ऑर्बिट में आपको सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में आपको क्या बताना है, काइनेटिक एनर्जी। बच्चों सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का काइनेटिक एनर्जी n की वैल्यू 3, तो बेटा n की वैल्यू 3 डाल के टोटल एनर्जी निकाल लेना। तो n की वैल्यू 3 डाल के टोटल एनर्जी निकालना क्या हमको याद है, कितनी है, n इक्वल टू 3 डालने पे एनर्जी कितनी आती है, अरे अभी तो याद किए हो, -13.6 -1.55 और फिर तीसरा क्या था, -0.85। तो इलेक्ट्रॉन मेरे को पता है -0.85, लेकिन मुझसे पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी, तो माइनस हटा देना। तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। हो गया पार्ट। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट, n के लिए 4 डाल देना, n के लिए 4 थर्ड एक्साइटेड स्टेट, n के लिए 4 डाल देना। तो 4 वाले का भी तो आपको याद ही है, -0.5। यही वो तो -0.85 आ गया। अब क्या करोगे फिर, अब पोटेंशियल एनर्जी पूछा है ना, तो टोटल एनर्जी का डबल कर देना, क्योंकि T बराबर P/2 होता है, तो 2 इधर चला जाएगा, काइनेटिक और माइनस हटा देना। अब इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड। हाँ तो देखो थर्ड गया मतलब फोर्थ में गया, तो तुम एनर्जी का डिफरेंस निकाल लेना। तुम्हें याद है एनर्जी का डिफरेंस आ गया, और उसको 1 to 4 0 वाले फार्मूले से इक्वेट करके लैम्डा निकाल लेना, और जो लैम्डा आएगा डायरेक्ट नैनोमीटर में आएगा। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स में बहुत स्कोरिंग होता है, बहुत स्कोरिंग। अब ये सब परेशान नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n की वैल्यू पूछा है। ग्राउंड रेडियस दे रखा है, अब रेडियस बाद में दे रखा है, तो n की वैल्यू निकाल लेना। ये ग्राउंड वाली है, बाद वाली में पुट करके n की वैल्यू निकाल लेना। n की वैल्यू निकाल लोगे तो फिर इसका कौन सा क्वांटम, n की वैल्यू पूछा है। दूसरा टोटल एनर्जी, आप एनर्जी बता देना, तो एनर्जी तुम्हें याद ही है, बताना क्या। हां सर एनर्जी याद है, बता सारे क्वेश्चन बेसिक। हाँ बेसिक, हाँ सर चैप्टर पूरा करना, सिलेबस खत्म, सिलेबस आप 2 रिवीजन कर लेते हैं, तो रिवीजन रे और मिक्स करा दूं क्या? हां वेबसाइट को क्या करना है सर, जो देखो तुम देखो एक टॉपिक डिसाइड करो, चलो इलेक्ट्रो देखो एक काम करो, 2 काम करो, इलेक्ट्रो एक काम करो, इलेक्ट्रो 2 चैप्टर कर लो एक। अरे जो ज्यादा मैं कहता हूं उनसे स्टार्ट कर दो। हाँ तो ऑप्टिक्स भी अच्छा होता है, इलेक्ट्रो भी अच्छा, इलेक्ट्रो पहले कर लो फिर ऑप्टिक्स कर लो। देखो एक काम करो, एक इस बुक से शुरू कर दो, एक उस बुक से। हाँ जैसे एक इस बुक से इलेक्ट्रो, लेकिन 2 कर दो, इलेक्ट्रो का दोनों एक साथ कर दो, मतलब छोड़ो ना, इलेक्ट्रो का फर्स्ट सेकंड एक साथ, फिर ऑप्टिक्स कर लो। देखो ऑप्टिक्स सच बोल रहा हूँ कठिन है, तो ऑप्टिक्स
ऑप्टिक्स कठिन है बच्चों, ऑप्टिक्स में आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। हाँ इलेक्ट्रिक बाद में ऑप्टिक्स ही कर लेना, ऑप्टिक्स कठिन